हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की फिर हुई एक बार बेइज्जती। भारतीय नागरिक को आतंकी घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों आपको बताएंगे, जहां पर इन 5 देशों ने तोड़े मंसूबे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे सबसे बड़ी खबर, जहां जंग के बीच पुतिन ने परमाणु हथियारों पर दिया ऐसा बयान, दुनिया पर मंडराया नया बड़ा खतरा। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर। और साथ ही आपको बताएंगे जहां कोर्ट में पेश हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या था मसला दोस्तों। और साथ में आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनमोहन सिंह में कौन है बेहतर। दोस्तों पूर्व कांग्रेसी नेता नटवर सिंह का नया बयान आया है दोस्तों, आप सभी को बताएंगे क्या कहा गया है इसमें, कारण के साथ बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पर महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, और ट्रेन कैंसिल को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बारिश को लेकर भी खबर है। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान। और मानते हैं कि हमारा भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की फिर एक बार घोर बेइज्जती। भारतीय नागरिक को करने चला था आतंकी घोषित, अब उसकी मांग कर दी गई है खारिज। जी हां दोस्तों, इस भारतीय को आतंकी घोषित करना चाहता था पाकिस्तान। इन 5 बड़े देशों ने तोड़े मंसूबे। जी हां, भारत सहित 5 देशों ने एक भारतीय नागरिक को संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल करने के पाकिस्तानी प्रयास को खारिज कर दिया है दोस्तों। इस्लामाबाद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति में गोविंद पटनायक दुग्गी वालसा को शामिल करने की योजना बनाई गई थी। पाकिस्तान सरकार का दावा था कि वो देश में आतंकवादी हमलों में शामिल थे। जी हां, भारत का समर्थन करने वाले देश यूके, यूएस, फ्रांस और अल्बानिया है दोस्तों। इनमें से 3 देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जबकि अल्बानिया इस महीने के लिए परिषद का अध्यक्ष है दोस्तों। 2020 में भी इसी नाम को समिति के 5 सदस्यों ने खारिज कर दिया था। उसे फिर से सूचीबद्ध करने की पाकिस्तान की कोशिश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समय बर्बाद करने के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत ने साफ जवाब देते हुए कहा है कि आतंकवाद को धार्मिक रंग दे रहा है पाकिस्तान। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने उस समय इसे आतंकवाद को धार्मिक रंग देकर राजनीतिकरण करने की पाकिस्तान की कोशिश करार दिया है। पिछले हफ्ते चीन ने लश्कर तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सूची में शामिल करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भारतीय नागरिक को इसमें सूचीबद्ध करने के पाकिस्तान के प्रयास को यूएनएससी के सभी सदस्यों ने खारिज कर दिया। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान भारत के लोगों को भी दोस्तों अब आतंकी घोषित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकामयाब रहा है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में पाकिस्तान की इस कोशिश को दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। जिन्होंने और भी देशों का समय खराब किया है दोस्तों झूठा नाम फंसाकर, इस पर कमेंट तो बनता ही है आपका दोस्तों। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए हर जगह शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जहां आप करना चाहें। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जंग के बीच पुतिन ने परमाणु हथियारों पर दिया ऐसा बयान कि पूरी दुनिया में मंडराया नया खतरा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले को 4 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक ये युद्ध शांत नहीं हुआ है दोस्तों। इसे लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, यहाँ तक कि कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इस जंग का असर पड़ रहा है दोस्तों। युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे हालात और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक रूस राष्ट्रपति ने कहा है कि वो किसी को भी परमाणु हमले की धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन सभी को याद जरूर दिलाना चाहता हूं कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है और वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है दोस्तों जब यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति इससे पहले भी कई बार
बार इशारों में न्यूक्लियर हमले की धमकी दे चुके हैं दोस्तों, लेकिन इस बार पिछले बयानों से उलट उन्होंने सफाई दी है कि वो किसी को धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन रूस परमाणु हमला करने में सक्षम है। उन्होंने ये बयान इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मंच से दिया है। यानी कि दोस्तों उनका साफ कहना है हमें अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उनका इस्तेमाल करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि दोस्तों ये तो खैर कोई भी देश चाहेगा कि वो अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करे, चाहे उसके लिए परमाणु हमला ही करना क्यों ना पड़ जाए। ऐसे में दोस्तों पुतिन की बातें भी कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति वाली नहीं है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन पुतिन का कहना कितने हद तक सही है दोस्तों बताइएगा आप लोग जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पर इसी से जुड़ी खबर है, ब्रिटेन पर साइबर अटैक की तैयारी में है क्या पुतिन। 50 स्लीपर एजेंटों को एक्टिव किया गया है दोस्तों। बीते 4 महीने से रूस यूक्रेन का युद्ध पूरी दुनिया को तनाव में डाले हुए है। ऐसे में अब एक और बड़ी चिंताजनक खबर सामने आ रही है दोस्तों। वेस्टर्न मीडिया ने सीक्रेट एजेंट्स के हवाले से बताया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूनाइटेड किंगडम में साइबर हमलों की तैयारी कर ली। ऐसी खबरें आ रही है कि पुतिन ने साइबर हमलों को लेकर अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। हमारी सहयोगी वेबसाइट डीएनए की खबर के अनुसार यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती दुश्मन के बीच ये माना जा रहा है कि पुतिन ने यूके के नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले शुरू करने के लिए 50 स्लीपर एजेंटों को एक्टिव कर लिया है दोस्तों। यानी कि हथियारों के साथ साथ अब रशिया साइबर हमलों से भी खेलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां कोर्ट में पेश हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गरीबों के घर अपनी पार्टी के लोगों को देने का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं दोस्तों। शहबाज शरीफ के वकील ने सोमवार को बताया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में सोमवार को अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि अदालत ने शहबाज को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी है। जी हाँ दोस्तों, वकील अमजद परवेज के अनुसार भ्रष्टाचार का यह मामला करीब 4 साल पुराना है। ये केस पूर्वी शहर लाहौर में कई मिलियन डॉलर के आवास घोटाले से शरीफ के कथित संबंधों से जुड़ा है। परवेज ने कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित मामला बताया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि शरीफ को उनके पूर्ववर्ती इमरान खान की सरकार द्वारा मामले में झूठा फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से बरी होने की उम्मीद करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर इमरान खान की बड़ी चेतावनी, कहा समय पर नहीं हुए चुनाव तो पाकिस्तान में फैल जाएगी अराजकता, बढ़ेगी आर्थिक तंगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही चुनाव नहीं कराए गए तो देश का आर्थिक और राजनीतिक संकट और गहरा जाएगा दोस्तों। अप्रैल में सत्ता में आने के बाद शहबाज सरकार द्वारा 3 बार पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ खान ने पिछले हफ्ते विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। रविवार को एक वीडियो लिंक के जरिए प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर समय से पहले चुनाव नहीं हुए तो देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति और खराब हो जाएगी। इमरान खान ने कहा, मैं आपको एक कॉल दूंगा, अगर स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव नहीं हुए तो अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी वापस लेने के सरकार के फैसले की भी आलोचना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व वाली पिछली पीटीआई सरकार ने कीमतें बढ़ाने की आईएमएफ की मांग का विरोध किया था। अगली खबर की बात करें जहां पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां अग्निपथ की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे तीनों सेना प्रमुख। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सरकार ने पहली भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है दोस्तों। अब मंगलवार को यानी आज तीनों सेनाओं के चीफ इस बारे में जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों। 3 सेना प्रमुख भर्ती से संबंधित बातों की जानकारी पीएम मोदी को देंगे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना की लॉन्चिंग 14 जून को की गई थी, तब से देश भर में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के तौर पर जाना जाएगा। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना को लेकर अहम बयान दिया था। हालांकि उन्होंने सीधा इस योजना का नाम नहीं लिया था और न ही विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया था। बस पीएम मोदी जी ने यह कहा है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई अच्छी चीज लाई जाती है तो इसे सियासी रंग दिया जाता है। टीआरपी के चक्कर में मीडिया भी इसमें फंस जाती है। जी हां, अग्निपथ पर विवाद के बीच बोले मोदी जी, कहा कुछ सुधार शुरुआत में खराब
लगते हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी? और अग्निपथ जो केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना लाई गई है दोस्तों, इस पर आपकी निजी राय क्या होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। केंद्र सरकार के इस फैसले का आप स्वागत करेंगे या नहीं दोस्तों, बताइएगा जरूर। और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर इजराइल में फिर से होंगे चुनाव। प्रधानमंत्री बेनेट ने किया सरकार भंग करने का ऐलान। जी हां दोस्तों, नहीं चला गठबंधन, इजराइल में गिरेगी नफ्ताली बेनेट की सरकार। 3.5 साल में 5वीं बार होने जा रहा है चुनाव। जी हां दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के कार्यालय ने कहा है कि सरकार को भंग किया जाएगा और देश में फिर से नए चुनाव होंगे। पीएम नफ्ताली बेनेट 8 पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चला रहे थे। इस दौरान कई सदस्यों से उनका साथ छोड़ दिया दोस्तों। इस वजह से पिछले 2 महीनों के दौरान संसद में उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। बेनेट के कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनके मुख्य गठबंधन साझेदार याइर लापिड ने आने वाले दिनों में संसद भंग करने के प्रस्ताव पर मतदान कराने का निर्णय लिया है। संसद भंग होने के बाद लपिड कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे। जी हां दोस्तों, अगर देश में फिर से चुनाव होते हैं तो ये बीते 3.5 साल में 5वीं बार होगा जब देश प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए मतदान करेगा। बताया जा रहा है कि देश में अक्टूबर में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मोदी जी और मनमोहन में कौन बेहतर, पूर्व कांग्रेसी नेता नटवर सिंह ने कहा मुकाबला ही नहीं, 2024 में भी जीतेंगे। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी जी और उनके पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह में बेहतर प्रधानमंत्री कौन है, इस सवाल का जवाब कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता और विदेश मंत्री रह चुके नटवर सिंह ने दिया है दोस्तों। उन्होंने 2 टूक बोला है कि दोनों में कोई तुलना नहीं है। उनके मुताबिक मनमोहन सिंह सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे, असल में सरकार तो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी चलाती थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए उन्हें राजनीति में परिवारवाद को खत्म करने का श्रेय दिया है। साथ ही ये भी भविष्यवाणी भी कर दिया है दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सिर पर ही प्रधानमंत्री का ताज सजेगा। हालांकि ये जीत पिछली बार की तुलना में थोड़े कम अंतर से होगी। उन्होंने गांधी परिवार पर तीखा हमला किया है। जी हां दोस्तों, नटवर सिंह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे। ऐसे में दोस्तों इनके बात का कितने भाई बहन समर्थन करेंगे, बताइएगा जरूर। और आप लोगों से अगर ये सवाल पूछा जाए दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में सबसे बेहतर पीएम कौन है दोस्तों, तो आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है दोस्तों, और भारी मात्रा में जवाब दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर कोई इसका जवाब दे। तो दोस्तों वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जहां आपकी इच्छा हो शेयर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका में कम होंगे राष्ट्रपति के अधिकार। कैबिनेट ने संविधान में 21वें संशोधन को किया पारित। जी हां दोस्तों, ऐतिहासिक आर्थिक संकट का सामना कर रहे द्वीप राष्ट्र श्रीलंका में सोमवार को कैबिनेट ने संविधान में 21वां संशोधन को पारित कर दिया। इस संशोधन का उद्देश्य संसद को कार्यकारी अध्यक्ष से ज्यादा अधिकार देना है। कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट द्वारा पारित करने के बाद अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। जी हां दोस्तों, पर्यटन और भूमि मंत्री हरिन फर्नांडो ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि 21वें संशोधन को आज कैबिनेट में पेश किया गया और पारित किया गया। जल्द ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट 21वें संशोधन के जरिए 20वें संशोधन को रद्द करना चाहती है दोस्तों। 20वां संशोधन संसद को मजबूत करने वाले 19वें संशोधन को समाप्त करने और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को असीमित अधिकार दिए हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पर स्वदेशी स्पेस शटल की टेस्टिंग बहुत जल्द हथियार की तरह भी हो सकता है ये उपयोग। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोले तो इसरो ने ऐसा स्पेस शटल बनाया है दोस्तों जो दोबारा उपयोग किया जा सकता है। इसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV। इसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल भी बुलाते हैं यानी ORV भी बुलाते हैं दोस्तों। बहुत जल्द इसकी लैंडिंग का एक्सपेरिमेंट होने वाला है और ये एक्सपेरिमेंट इस साल की तीसरी तिमाही में संभावित है। जी हां दोस्तों, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद इसकी ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट यानी ORI पर काम किया जाएगा दोस्तों। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके इसरो को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा, फॉर देयर बेस्ट। अगली खबर की बात करें, जहां कर्नल गद्दाफी की तरह हो सकती है पुतिन की मौत। किसने कहा कि करीबी ही उनको मार डालेंगे? दरअसल रूस के पूर्व सैन्य अधिकारी इगोर गिरकिन ने व्लादिमीर पुतिन को लेकर
बड़ी चेतावनी दी है। इगोर गिरकिन रूसी सेना में कमांडर रह चुके हैं दोस्तों। पुतिन को क्रीमिया पर कब्जा कराने में उनकी अहम भूमिका थी। यूक्रेन के साथ जारी लंबी लड़ाई के बीच गिरकिन ने कहा है कि पुतिन को अपनी पुरानी टीम में बदलाव करना चाहिए। उन्हें अपने वफादारों पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि उनके अपने ही उनकी हत्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व वरिष्ठ रूसी कमांडर इगोर गिरकिन ने कहा है कि इस वक्त पुतिन के कई मोर्चों पर नाकाम रहे हैं। खासकर यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई इतने दिन खींच सकती है। उनके सलाहकार इसका भी सटीक अनुमान नहीं लगा पाए थे। ऐसे में रूसी सेना के कुछ अधिकारी उनके फैसलों से नाराज हो सकते हैं। इसलिए पुतिन को किसी गंभीर बीमारी का शिकार होने की खबरों के खतरे से ज्यादा बड़ा खतरा उनके अपने चेहतों से हो सकता है, जो एक दिन तंग आकर उन्हें खत्म कर देंगे। क्या लगता है दोस्तों आपको इनके बयान को? आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रशिया यूक्रेन युद्ध पर नाटो चीफ ने दिया हैरान करने वाला बयान, जिससे बढ़ सकती है दुनिया की चिंता। जी हाँ दोस्तों, 4 महीने से जारी भीषण युद्ध का दोनों पक्षों की सेनाओं के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। और कई जगहों पर सैनिक अपने अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं या फिर उनके खिलाफ विद्रोह भी कर रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को यह बात कही है दोस्तों। इस बीच नाटो प्रमुख ने कहा है कि ये युद्ध वर्षों तक जारी रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी की साप्ताहिक पत्रिका बिल्ड एम सोनताग में रविवार को प्रकाशित साक्षात्कार में नाटो के महासचिव जेन स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि किसी को नहीं पता कि युद्ध कितना लंबा चल सकता है। हमें इसके वर्षों तक जारी रहने के हिसाब से तैयार रहना होगा। उन्होंने सहयोगियों से अनुरोध किया है कि खर्च ज्यादा आने के बावजूद वे यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कमी ना करें। सिर्फ सैन्य सहायता के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा और खाद्यान्न की कीमतों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भी इसे जारी रखें। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मैसूर में योग कार्यक्रम में आज हिस्सा ले रहे हैं पीएम मोदी जी। 75 जगहों पर 75 केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलवार को 8वें योग दिवस की शुरुआत मैसूर पैलेस गार्डन में योग करके कर रहे हैं। पीएम के अलावा सभी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी देश के अलग अलग जगहों पर इस योग दिवस के मौके पर योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 जून यानी आज को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, योग अवश्य कीजिए। थोड़ा भी समय मिले, चाहे संडे में समय मिले, योग अवश्य करना चाहिए दोस्तों। और आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत, 1000 से अधिक नए बीमार। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमित 6 मरीजों की मौत होने के साथ ही 1000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। अब पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 10% से ऊपर पहुंचने के साथ ही एक्टिव केस भी बढ़कर 5000 के पार पहुंच गए हैं दोस्तों। इसके साथ ही अब यहाँ कंटेनमेंट जोन की संख्या 265 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 1060 नए मरीज मिले हैं, आज संक्रमण से 6 मरीजों की भी मौत हो गई है कल। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर सऊदी अरब ने तुर्की, भारत, इथियोपिया और वियतनाम के लिए कोरोना यात्रा प्रतिबंधों को हटा दिया है दोस्तों। सऊदी अरब ने तुर्की, भारत, इथियोपिया और वियतनाम की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों पर सोमवार को कोरोना यात्रा प्रतिबंध हटा दिया है। वहां की राज्य समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया है कि इस महीने की शुरुआत में देश ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए उपायों को हटा दिया है, जिसमें घर के अंदर फेस मास्क पहनने की आवश्यकता भी शामिल थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी के हाथ लगी 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी को लगा करारा झटका। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है दोस्तों। तो वहीं शिवसेना और एनसीपी को 2-2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। भाजपा के 4 विजेता उम्मीदवार प्रवीण डारेकर, राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय, उमा खापड़े है दोस्तों। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए एक करारी हार मानी जा रही है। कांग्रेस वाली सीट पर अभी नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताते हैं, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज का हुआ तबादला। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर का तबादला कर दिया गया है दोस्तों। उन्हें वाराणसी से बरेली जिला भेज दिया गया है। प्रशासन ने इस तबादले का कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन
लेकिन क्योंकि ज्ञानवापी मामले में उनकी सक्रिय भूमिका रही है, ऐसे में उनके तबादले को भी अहम माना जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रवि कुमार दिवाकर ने बताया था कि उन्हें धमकी भरी चिट्ठी दी गई। उस चिट्ठी में ज्ञानवापी को लेकर दिए गए उनके फैसले का भी विरोध किया गया था। इससे पहले भी जब रवि कुमार दिवाकर ने सर्वे का आदेश दिया था तब भी उन्होंने जिक्र किया था कि वे और उनका परिवार सुरक्षित नहीं है। अगली खबर की बात करें, जहां पर सिद्धू मूसेवाला को घर में घुसकर मारना चाहते थे शूटर, खरीदी थी पुलिस की वर्दी। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, पंजाब के अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र की पुलिस भी शूटर्स को गिरफ्तार करने के लिए जोर लगा रही थी, लेकिन कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली और सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अब जानकारी सामने निकल कर आई है कि मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर उन्हें घर में घुसकर मारना चाहते थे। इसके लिए शूटर्स ने बकायदा पुलिस की वर्दी भी खरीदी थी। जी हां दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला के करीब हमेशा सख्त सिक्योरिटी रहती थी, इसलिए कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने प्रिय वक्त को पुलिस की वर्दी में वारदात करने के लिए कहा था। जी हां दोस्तों, बात कर अगली खबर की, जहां पर ममता बनर्जी का बड़ा ही अटपटा दोस्तों बयान आया है, जहां अग्निपथ योजना से भाजपा तैयार करना चाहती है अपनी सेना। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस योजना के तहत भाजपा अपनी सशस्त्र सेना तैयार कर रही है। टीएमसी चीफ ने कहा कि ये अग्निवीर 4 साल के बाद क्या करेंगे, भाजपा युवाओं के हाथ में हथियार थमाना चाहती है। ममता बनर्जी ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी पलटवार किया। जी हां दोस्तों, ऐसे में ममता बनर्जी के इस बिना वजन के बात का दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस तरह के बयान वो भी अग्निपथ योजना को लेकर देना दोस्तों कितने हद तक आप लोग सही मानते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर अग्निपथ से जुड़ी खबर, बिहार में इंटरनेट बैन खत्म हो गया दोस्तों। मंगलवार से फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ चलेगा। जी हां दोस्तों, बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगाई गई पाबंदी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। किसी भी जिले से इंटरनेट सेवा पर लगी रोक को बढ़ाने का प्रस्ताव गृह विभाग को नहीं मिला है दोस्तों, लिहाजा मंगलवार से सोशल नेटवर्किंग साइट पर लगाई गई सभी रोक समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे में आप लोग कहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और जिस प्रकार से अग्निपथ पर दोस्तों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर 50 साल पुराने कांग्रेसी नेता ने दिया इस्तीफा, पार्टी में मच गया हड़कंप। जी हां, रतलाम में निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं है। कांग्रेस में अभी बागियों को मनाना मुश्किल हो रहा है, तो अब वरिष्ठ पदों पर रहे 50 साल पुराने कांग्रेसी नेता भी इस्तीफा दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस में अब रूठों को मनाने का दौर भी शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, दरअसल रतलाम में 50 साल पुराने कांग्रेसी नेता जमीर फारूकी ने भी अब प्राथमिक सदस्यता से अपनी इस्तीफा कांग्रेस को दे दिया है। पार्टी में अपने 50 साल के सफर में जमीर फारूकी 14 साल जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, तो वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष 7 साल तक बने रहे। इसके अलावा जमीर फारूकी कांग्रेस से पूर्व नगर निगम अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस के घर के नेताओं का बाहर जाना दोस्तों कांग्रेस पार्टी की खात्मे की ओर इशारा दिखा रही है। आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर रेलवे की रफ्तार पर अग्निपथ का ब्रेक, देश भर में कल भी कैंसिल हुई करीब 600 ट्रेनें। जी हां दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के विरोध में भारत बंद के चलते देश भर में करीब 600 ट्रेनें सोमवार को कैंसिल रही। रेलवे के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन के चलते कुल 595 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। इनमें 208 मेल और 379 पैसेंजर ट्रेनें शामिल रही। इसके अलावा 4 मेल और 6 पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल करना पड़ा। अगली खबर की बात करें, अंतिम खबर की, जहां पर दिल्ली में 30 जून तक पहुंचेगा मॉनसून, जमकर बरसेंगे बदरा। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में मानसून को लेकर दिल्ली वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में दक्षिण पश्चिम मानसून के 30 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। हालांकि अभी इस संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने औपचारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि रविवार को गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में मानसून के बादल पहुंच चुके हैं। जी हां दोस्तों, अगले 2 से 3 दिनों में जमकर बरसात होगी। और इसी बीच आप लोग कहां के रहने वाले दोस्तों, कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो
तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।